सीरीज का नाम है कर्मा। और एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि एक आदमी चेयर पर बंधा हुआ है और उसके चारों तरफ पेट्रोल छिड़का दिया है और उसके ऊपर कोई आग लगा देता है। थोड़ी देर बाद फायर फाइटर वहां आते हैं, आग बुझाते हैं और उस आदमी की जान बचा लेते हैं। लेकिन अस्पताल में एडमिट होने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि इस आदमी का चेहरा कम्प्लीटली जल चुका है और इसके फिंगरप्रिंट भी उड़ चल गए हैं, तो अब इस आदमी की पहचान करना बहुत ही मुश्किल होगा। उस आदमी के हाथ में एक रिस्ट वॉच है। इसको आप याद रखना क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे जाके आपको ये सस्पेंस खुलेगा। कुछ दिनों बाद उस आदमी को होश भी आ जाता है और वो अपना नाम पार्क बताता है। इसके बाद डॉक्टर सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर अजीब तरह से घूर रही होती है और सीन यहाँ पे कट हो जाता है। हमें नहीं पता वो डॉक्टर उस पेशेंट को क्यों घूर रही होती है और पार्क सुन के वो इतना शॉक क्यों हो गई होती है। अब 15 दिन पहले का सीन हम देखते हैं जहाँ पे एक आदमी जिसका अभी तक नाम नहीं बताया गया है, वह आदमी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। वो लोन शार्क से 200 मिलियन का पैसा उधार लेके रखा हुआ है और उसे रिटर्न नहीं किया है। तो उस आदमी ने उसे पकड़ के एक जगह पे लेके आया और उसको बोला कि भाई, अब तुम उधार तो अब दे नहीं पा रहे लिमिटेड टाइम पे, तो अब तुम्हारी बॉडी के सारे पार्ट्स हैं वो अलग कर दिए जाएंगे। फिर वो आदमी बेहोश कर दिया जाता है और उसके पास ही एक और बॉडी होती है जिसके एक डॉक्टर ये सारे बॉडी पार्ट्स निकाल रहा होता है। नेक्स्ट अब उसी आदमी की बारी थी। तो लोन शार्क एक्चुअली सबको 30 दिन का टाइम देता है और 30 दिन में जिसने भी पैसा रिटर्न नहीं किया उसके बॉडी पार्ट्स को वो ऐसे ही निकाल कर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस चलाता रहता है। तो लोन शार्क ने अभी जिस आदमी को धमकी दिया है, एक और नए आदमी को, उसको मैं जैंग बुलाऊंगा। अब नेक्स्ट डे जैंग जहाँ पर काम करता था वहाँ पर जाता है और वहाँ उसका एक दोस्त था जिससे वह पैसा लिया था। वह दोस्त उसको पैसा मांग रहा था। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस कंपनी में एक और आदमी जो को नौकरी से निकाल दिया जाता है, वह आदमी थोड़ा गुंडा जैसा लगता है और वह आदमी चीन से भी आया हुआ था। अब जैंग और वो चीनी वाला आदमी एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, लेकिन अभी आगे जाके देखते हैं कि इन दोनों की लाइफ कैसे एक दूसरे में उलझेगी। अब जैंग को पता चलता है कि उसके पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उसे हॉस्पिटल से कॉल आया था। तो वो अपने पिता की सेहत के बारे में कोई चिंता नहीं करता, लेकिन वहाँ जाके ऐसे ही पूछ के आता है कि भाई, डॉक्टर से पूछता है क्या हुआ है इनको, और देखते हैं कि उसके पापा मुंह घुमा के लेटे हुए हैं। डॉक्टर उनको बताता है कि भाई आपके पिताजी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन अभी वो ठीक है। अब जिसने एक्सीडेंट किया था ना, उससे वो 5 मिलियन पैसा ले लेता है जैंग, ये बोल के कि नहीं तुम मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूँगा। और अपने फादर को ना 1 मिलियन देता है, ये बोल के कि जिसने आपका एक्सीडेंट किया था वो आपको 1 मिलियन ऐसे अमाउंट दे के गया है ताकि आपका हॉस्पिटल का बिल वगैरह सब कवर हो जाए। अब ये आदमी को भी आपको याद रखना है जिसने एक्सीडेंट किया है, क्योंकि इसका भी कनेक्शन आगे जुड़ा हुआ है। अब जैंग के पापा तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उसको बोलते हैं कि मेरा कुछ सामान घर पे वो जाके लेके आ जाए। तो वो पिता के घर जाता है और पिता का कुछ सामान वगैरह देखने लगता है। तो वहाँ उसे एक रोलेक्स की वॉच मिलती है जो काफ़ी महंगी थी। वो उसे चुरा लेता है अपने पापा के घर से और थोड़ा बहुत जो सामान उसके पापा ने मांगा होता है वो जाके पापा को दे आता है। अब जो बंदा हॉस्पिटल में जला हुआ था और उसने भी रोलेक्स वॉच पहनी हुई थी, जब वो होश में आया तो वो अपना नाम पार्क बता रहा है। यानी अब जैंग को हम पार्क बुलाएंगे क्योंकि ये स्टोरी अभी पार्क की चल रही है। पार्क अपने पापा के घर में एक चीज़ और नोटिस करता है कि उसके पापा ने एक लाइफ इंश्योरेंस ली है 500 मिलियन की। तो वो सोचता है कि पापा का तो अगर छोटा एक्सीडेंट हुआ है, अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ और जिसमें पापा नहीं रहे तो उसमें तो मुझे सारा पैसा मिल जाएगा। अब वो ना अपने दोस्त को फ़ोन करके वो चीनी आदमी जो उसके ऑफिस में था उसका एड्रेस निकलवाता है और उससे मिलने के लिए जाता है। और जहाँ मिलने के लिए बोलते हैं ना, वो काफ़ी अजीब सी जगह होती है। वहाँ मिल के चीनी आदमी के साथ मिलता है पार्क और उसको बोलता है कि तुम्हें मेरे पिता को मारना पड़ेगा। मेरे पिता हमेशा चर्च जाते हैं, वो चर्च जाते वक्त एक सुनसान गली आती है और वहाँ पे कैमरास भी नहीं है, तो तुम मेरे पापा को वहाँ पे टक्कर मार देना, ऐसे एक्सीडेंट कर देना कि जैसे लगे कि बिल्कुल पक्का एक्सीडेंट ही हुआ है, ऐसे मर्डर जैसा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। और वो बताता है चाइनीज़ आदमी को कि 200 मिलियन का इंश्योरेंस है पापा का, जिसमें से 30% मैं तुम्हें दे दूंगा। तो चीनी आदमी बोलता है कि तुमने मुझसे बाद में पैसे नहीं दिया तो फिर पार्क उसको विश्वास दिलाने के लिए एक वॉइस रिकॉर्डर में ये बात रिकॉर्ड कर लेता है कि वो अपने पापा के इंश्योरेंस का 30% चीनी आदमी को देगा। और पार्क ये भी समझा देता है कि जब तक अभी काम ना हो मुझसे वापस मिलने मत आना। लेकिन चीनी आदमी
उसे नेक्स्ट डे ही मिलने आ जाता है और उसे बोलता है मेरे आदमी चारों तरफ है, तो तुम ज़रा ठीक से रहो। और मुझे पता चल गया है कि 200 मिलियन का तुम्हारे पापा का इंश्योरेंस नहीं है, 500 मिलियन का है, तो आगे से मुझसे झूठ मत बोलना। और हमने कल रात को क्या बात की थी, 30%, यानी जो भी मिलेगा जितना अमाउंट है उसका 30% तुम मुझे दोगे। तो अब 200 मिलियन का 30% नहीं, अब 500 मिलियन का 30% मुझे दोगे तुम। और पार्क कुछ कर नहीं पाता और फिर उसको भी वो बात माननी पड़ती है, क्योंकि कुछ नहीं से बेटर कम से कम कुछ तो है ही। अब नेक्स्ट डे उन लोगों ने प्लान किया कि इसके पापा का हम मतलब एक्सीडेंट करेंगे। तो पार्क सोचता है कि इंश्योरेंस का नाम तो मेरे ऊपर ही है, नॉमिनी का नाम, तो सबसे पहले इंस्पेक्टर लोग मुझ पे ही तहकीकात करेंगे कि मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, मेरे पापा के साथ कैसे रिलेशन थे। तो अब पार्क एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे कि वो लोगों के सामने रहे। वो एक डिस्क जाता है, वहाँ पे काफ़ी लोगों से मिलता है, एक स्पा जाता है और वहाँ काफ़ी लड़कियों के साथ फिजिकल होके आता है और उन्हें काफ़ी बड़ा टिप भी देता है ताकि वो लोग याद रखें उसे। उसके बाद वो एक बर्गर की दुकान पे जाता है, वहाँ पे बैठा ही रहता है पूरे टाइम, तो वहाँ के जो वेटर्स वगैरह थे वो भी उसको ऑब्जर्व करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीनी आदमी ने उसके फादर को गाड़ी से उड़ा दिया है और नेक्स्ट सुबह पार्क यहाँ पे इंतज़ार कर रहा होता है फ़ोन का कि उसके पास कॉल आएगा कि उसके पापा की डेथ हो गई है। फाइनली पुलिस वालों का फ़ोन आता है, उसके फादर अब नहीं रहे। यहाँ पर हम देखते हैं पार्क बहुत ज़्यादा ही एक्टिंग कर रहा होता है, मतलब पुलिस वालों के सामने तो इतना दिखावा करता है, रोता है, इतना रोता है कि पूछो ही मत। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आप कहाँ थे, तो पार्क बता देता है मैं रात को यहाँ था, वहाँ था, इधर गया था, वहाँ गया था, सब चीज़ बता देते हैं। तो यहाँ पे पार्क को ये भी पता चलता है कि दो पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि एक आई विटनेस ने देखा है कि एक आदमी ना गाड़ी से बार बार आपके पापा को आके कुचल रहा था, एक बार कुचला, फिर वापस आगे गया, फिर पीछे आया, फिर कुचला, और आपके पिता की लाश किसी माउंटेन के टॉप में ज़मीन में गिरी हुई बाद में मिली है। यह बात सुन के तो पार्क सच में रोने लगता है कि अब उसे पता चल गया है कि अब ये एक्सीडेंट नहीं है। पुलिस को पक्का पता चल गया है कि एक तो बॉडी ज़मीन में मिली, दूसरा एक्सीडेंट किसी जिस आदमी ने किया था वो इतने 4 बार टक्कर मार के उसको मार रहा है। ये कैसा एक्सीडेंट किया है उस चाइनीज़ आदमी ने। अब उसे इंश्योरेंस का पैसा मिलने में तो अच्छी खासी दिक्कत होने वाली है। और यहाँ पे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं एपिसोड 2 की जगह। यहाँ पे शुरुआत होता है कि बॉडी कैसे फाइंड आउट हुई, मतलब पार्क के पिता की बॉडी को कैसे फाइंड किया, किसने फाइंड किया। और एक लड़की वॉक कर रही थी, मतलब पहाड़ों पे ही नॉर्मली जगह जगह वॉक करके जा रही थी, तो वहीं उसके कुत्ते ने ये बॉडी को देखा और बॉडी को थोड़ा खोदने लगा, तो उनका थोड़ा चेहरा बाहर आ गया और उसने फिर पुलिस को फ़ोन किया। तभी हम एपिसोड में जान पाएंगे कि ये बॉडी यहाँ किसने गाड़ी थी। जब एक्सीडेंट वहाँ हुआ तो बॉडी किसने यहाँ पे आके गाड़ दी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दो नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। लड़के का नाम होता है हान और लड़की का नाम होता है योंग। तो हमें इनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है कि लड़का बहुत ज़्यादा ही अमीर है और एक प्रोफेशनल डॉक्टर है। दोनों बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और यहाँ लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर रहा होता है। तो यंग बोलती है कि वो उनके साथ कहीं अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो हांग भी मान जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल में जाने लगता है। और यहाँ पे दोनों ड्रिंक भी करते हैं। होटल जाने से पहले हान मना कर रहा होता है कि यहाँ मत करो ड्रिंक, हम लोग जहाँ पहुँचेंगे वहाँ जाके ड्रिंक कर लेना, लेकिन वो नहीं मानती और यहीं पे रेस्टोरेंट में ही ड्रिंक करने लग जाती है। तो अब ड्रिंक करने के बाद अब कार में जब जा रहे होते हैं तो यंग वहीं पे इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बीच में ना वो लड़की किसी दोस्त को ना मैसेज करती है। तो वो पूछता है तुम किसको मैसेज कर रही हो, तो वो बोलती है कि मेरे दोस्त के पिता गुजर गए तो मैं उनको ही मैसेज कर रही हूँ, थोड़ा ऐसे मतलब सैड वाला मैसेज कर रही हूँ कि सांत्वना देने के लिए। अब वापस से यंग सिड्यूस करने लगती है उस डॉक्टर को और तभी हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है और ये बॉडी किसी और की नहीं, पार्क के पापा की ही बॉडी है। अब ये बॉडी यहाँ पे कैसे आई अब हमें नहीं पता चलता। ये भी एक सस्पेंस है। ये स्टोरी धीरे धीरे परतों परतों में खुली जाएगी और फिर हमें पता चलेगा कैसे इन सब लोगों की लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक अनजान बॉडी को देखकर तो हान बिल्कुल ही डर जाता है। उसे लगता है कि उसने मार दिया है एक्सीडेंट से और ड्रिंक एंड ड्राइव केस में तो वो लंबा जेल में जाएगा, तो अब क्या करे। अब वो खुद को बचाने के लिए क्या करता है,
उस लाश को ना अपनी गाड़ी की डिक्की में डालने लगता है। तभी वो ऑब्जर्व करता है कि ये बगल से एक कार जा रही है और वो लोग फ़ोटो खींच रहे हैं इनकी। अब ये कपल कौन है जो उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं, ये भी हमें आगे पता चलेगा। अभी कार के जाने के बाद हैंग उसकी डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में जैसे ही डाल रहा रहता है, वो ये तभी वहाँ एक होमलेस आदमी कचरे से कुछ इकट्ठा कर रहा होता है। चुपके से उन लोग को देख लेता है और उनकी सब बातें भी सुन लेता है और फाइनली वो पकड़ा भी जाता है। और ये पकड़ना काफ़ी फ़नी सीन होता है और इसमें हांग उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे भी डिक्की में डाल देता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड जो यंग होती है वो चिल्लाने लगती है कार के अंदर, तुमने एक आदमी का तो मर्डर कर दिया, अब तुमने दूसरे आदमी को भी कार में डिक्की में डाल लिया, अब क्या उसको भी मार दोगे क्या? मतलब वो होमलेस आदमी अभी ज़िंदा है। तभी वो लोग ना एक माउंट के टॉप पे जाते हैं, तो वो होमलेस आदमी को वहाँ पे होश आ गया रहता है। तो वो लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि 10 मिलियन पैसा वो होमलेस आदमी को देंगे और वो होमलेस आदमी एक को बॉडी को डंप कर देगा मिट्टी के अंदर। और लेकिन जल्दी-जल्दी में ये लोग ठीक से डंप नहीं कर पाते। वही नेक्स्ट हम तो जानते ही हैं कि नेक्स्ट डे कुत्ता बॉडी को सूंघते हुए बॉडी थोड़ा-सा खोद दिया था और इससे फिर पुलिस को पता चल गया कि बॉडी यहाँ पे है। ये होमलेस आदमी ना बहुत ही लालची होता है, 10 मिलियन से खुश नहीं होता है। वो फिर से डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे और 10 मिलियन दो। तो डॉक्टर उसे बोलता है 10 मिलियन नहीं, तुम मुझसे 20 मिलियन लो और वापस से लेकिन मुझे कभी कॉन्टैक्ट मत करो। फिर होमलेस आदमी 20 मिलियन लेके मान जाता है। फिर कुछ दिन के बाद वो फिर से आता है और बोलता है मुझे 30 मिलियन और चाहिए। तो ऑलरेडी 30 मिलियन वो ले चुका था और अब और 30 मिलियन वो चाहता है। अब डॉक्टर तो परेशान हो जाता है, उसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है, ये आदमी जब देखो तब कुछ भी माँगता है। अब यहाँ पे एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 3 के सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्क की कहानी, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि प्रीवियस ने उसने बोला था कि मैं यहाँ पे गया था, वहाँ सब जगह जो उसने प्लानिंग की थी ना, वो पुलिस ऑफिसर सब जगह जाके पूछताछ करते हैं और सब जगह उसने पब्लिक अपीयरेंस तो दिया ही था और सब लोग उसको पहचान भी रहे थे। तो सब गवाही भी दे देते हैं कि भाई सही भी ये यहाँ था, ये वहाँ था, हम लोग के साथ था। लेकिन पुलिस ना कम्प्लीटली श्योर नहीं होती है उसको लेके और उन्हें थोड़ा पार्क के ऊपर भी थोड़ा डाउट होता है कि उसका कैरेक्टर ही थोड़ा वैसा रहता है। फिर पार्क ना इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए गया, तो वहाँ पे कई घंटे इंतज़ार करने के बाद उसे एक इंस्पेक्टर मिला, जो इंश्योरेंस इंस्पेक्टर होता है ना, उसके साथ वो मुलाकात करता है। अब हम जान पाते हैं ये इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि वही एक्सीडेंट वाला बंदा है। मतलब स्टार्टिंग में पहले इसके पापा की जो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था ना, ये वही बंदा है। इसको तो पहले से ही शक था इसके ऊपर। वो मज़े लेने लेता है क्योंकि अब ये केस उसके पास आया है और वो तो इंश्योरेंस क्लेम पास होने नहीं देगा। तभी वहाँ पे अब पार्क जाता है अपने पापा की एंडिंग सेरेमनी में और पार्क से मिलने वही चीनी आदमी आता है और उससे लड़ाई करने लगता है। अब पार्क बोलता है तुमने तो एक्सीडेंट जैसा तो कुछ किया ही नहीं है, अब पुलिस यहाँ पे जांच पड़ताल कर रही है और तुमने सारा काम ख़राब कर दिया है, तो हमारा डील ख़त्म, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। लेकिन वो चीनी आदमी कुछ कम नहीं था, वो काम तो किया ही नहीं और पैसे ऊपर से मांग रहा था और बोल रहा था कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो जो रिकॉर्डर जो तुमने रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड किया हुआ है वो मैं पुलिस को जाके दे दूंगा, तुम जेल में चक्की पीसोगे। तो अगर तुम्हें जेल नहीं जाना है तो तुम अब मुझे पैसे दो। जो इंश्योरेंस इंस्पेक्टर होता है ना, वो नज़र रख रहा होता है पार्क के ऊपर, तो वो देख लेता है चीनी आदमी के साथ ये बात करते हुए और फिर वो चीनी आदमी का पीछा करने लगता है उसे वॉइस रिकॉर्डर लेने के लिए। लेकिन चीनी आदमी को पता चल जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो मौका देखकर वो पुलिस ऑफिसर को मार देता है। लेकिन ये सारी हरकत उसकी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। अब वो तुरंत पार्क को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैंने पुलिस ऑफिसर को मार दिया है, तो मुझे तो जल्दी ही या तो चीन जाना पड़ेगा या तो फिर मुझे जेल में होना पड़ेगा। तो तुम मुझे मेरे 150 मिलियन जिसका तुमने वादा किया था वो मुझे अभी कल ही चाहिए, नहीं तो मैं तो जेल जा ही रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्डर पुलिस को देते हुए जाऊँगा और मेरे साथ तुम भी जेल जाओगे। ये सुन के पार्क तो बिल्कुल पूरी तरह पागल हो जाता है कि ये क्या है, आदमी मेरे पीछे ही पड़ गया है और वो सोचता है कि वो चीनी आदमी को मार देगा। और अभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वह होमलेस आदमी होंग को ब्लैकमेल करने के लिए फिर से जाता है और बोलता है कि अब उसे 50 यूरो और चाहिए। तो हैंक को और भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपना ना कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता है। मतलब वो कार में लगा जो कैमरा होता है ना, डैशबोर्ड पे जो लगा होता है, तो फिर वो चेक करता है। तो उसमें वो साफ साफ देखता है कि लाश से वो टकराया नहीं था, रोड पे चलते हुए वो किसी आदमी से टकरा के उसका मतलब एक्सीडेंट से मर्डर नहीं हो गया है।
पुल के ऊपर से यही जो होमलेस आदमी है उसने लाश फेंकी नीचे गाड़ी के ऊपर, और फिर वो दोनों बिल्कुल, और वो ब्लैकमेल कर रहा है अब उसको। ये सारा प्लानिंग वो होमलेस आदमी का है। इस तरह तो गुस्से से और पागल हो जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड यंग को फ़ोन करता है और बोलता है तुम मेरे पास आओ, हम दोनों मिलके पुलिस स्टेशन जाएंगे और ये रिकॉर्डिंग जाके उस होमलेस आदमी का पुलिस को जाके दिखाएंगे। अब वो गर्लफ्रेंड भी उसकी राज़ी हो जाती है। फिर वीडियो लेके यंग हम जा ही रहा होता है पुलिस वाले के पास, तभी देखते हैं उसकी कार में होमलेस आदमी पहले से ही होता है। अब जाके हैंक को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और ये होमलेस आदमी, ये दोनों मिले हुए हैं। और जब हांग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में उस दिन जा रहा था, तो इंटीमेट होते वक्त बीच में उसने एक मैसेज किया था ना, जो बोल रही थी कि मेरे फ्रेंड के पापा मर गए हैं, मैं उनको सांत्वना के लिए मैसेज कर रही हूँ। उसने मैसेज इस होमलेस आदमी को किया था कि हम वहाँ से गुजरने वाले हैं, तुम लाश फेंको ऊपर पुलिया से। अब हमें आगे पता चलेगा कि होमलेस आदमी के पास ये लाश कहाँ से आई। अब ये होमलेस आदमी और यंग, ये दोनों ही एजेंट को एक पुराने अड्डे पे लेके जाते हैं। मतलब हाँ, इन लोग का कोई पुराना अड्डा होता है, वहाँ पे कोई नहीं आता जाता है, वहाँ पे उसको लेके जाते हैं। प्लान होता है कि हैंक को यहाँ पे ये लोग गाड़ देंगे। अभी जो डिटेक्टिव जो पहले से ही हैंक के ऊपर नज़र रख रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, वो लोग इनका पीछा करने लग जाते हैं। और जब गड्ढा खोद रहे होता है वो होमलेस आदमी, तब तक हैंक को होश आ जाता है। वो गुस्से में आकर यंग के ऊपर, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। ये देखिए होमलेस आदमी को काफ़ी गुस्सा आता है, वो हैंक को मार देता है। और डिटेक्टिव था वो सारी फ़ोटोज़ खींच लेता है। अभी वो फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं कि डॉक्टर का छोटा वर्जन दिखाते हैं। मतलब हमें पता चलता है कि डॉक्टर जो अभी मरी है वो यंग है, और डॉक्टर ये दोनों क्लासमेट थे। यंग बहुत ज़्यादा जलती थी डॉक्टर ली से। डॉक्टर ली वो डॉक्टर है जो लास्ट चली थी फर्स्ट एपिसोड में, और वो शॉक हो गई थी उसका नाम, पेशेंट का नाम पार्क सुन के। ये वो डॉक्टर है। वो बहुत ही जलती थी बचपन में उससे, क्योंकि ली पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हर चीज़ में अच्छी थी। और जो यंग थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अभी पुराना सीन दिखाते हैं कि यंग जो डॉक्टर होती है वो क्या अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ, यानी उसका जो पार्क होता है, बॉयफ्रेंड नहीं होता है एक्चुअली, फर्स्ट टाइम तो ब्लाइंड डेट से उसे मिलने जाती है। तो उसके साथ वो जाती है ब्लाइंड डेट पे, जहाँ कोई दो लोग आते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं, और बाद में ये तीनों मिलके उसका डॉक्टर ली का रेप कर देते हैं। और बाद में जब जांच पड़ताल होती है तो डॉक्टर ली को पता चलता है कि पार्क ने ही ये सब कुछ प्लान किया था, ये सबका गैंग है। इन तीनों को टिप किसने दी थी? यंग, यानी ये जो डॉक्टर की जो गर्लफ्रेंड थी ना, जो होमलेस आदमी के साथ मिली थी, यंग, वो। अब कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलता है कि जो आदमी जो जल गया था और उसने एडमिट किया था कि वो पार्क है, तो अब उसका फेस दिखाया जाता है। ये वही होमलेस आदमी है जो अपना नाम अब पार्क बता रहा है। तो पॉसिबल है कि ये आदमी के पास पार्क की घड़ी कैसे आ गई है? तो वही घड़ी है जो पार्क ने अपने पापा से चुराई थी। अब ये सब कैसे हो रहा है ये भी हमें आगे पता चलेगा। अभी पार्क का नाम सुन के तो डॉक्टर ली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुकी होती है। तभी हमें पता चलता है कि एक और डॉक्टर है हॉस्पिटल में, इसका नाम है कीजू। जो कीजू डॉक्टर है वो डॉक्टर ली को पसंद करता है। कीजू डॉक्टर पूछता है डॉक्टर ली से कि आपको क्या हुआ है, तो वो कुछ बताती नहीं है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर ली ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया रहता है इन तीनों के बारे में जानने के लिए। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम जान पाते हैं कि डॉक्टर ली के साथ एक्चुअली पार्क में उनके दोस्तों ने जो एक काम किया था, ये सब पार्क का किया था। हमने पहले ही डिस्कस किया कि अब डॉक्टर ली को सब पता चल जाता है, इसीलिए वो पार्क के नाम से वो काफ़ी घबरा रही होती है। अब पुलिस आती है पूछताछ करने के लिए कि कैसे जले तुम, तो बताता है कि मेरे सामने दो आदमी लड़ रहे थे, उनमें से एक आदमी ने मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़का और बाद में आग लगा दिया, और मेरा पैर चेयर में बंधा हुआ था जिसकी वजह से मेरी स्किन काफ़ी जल गई और फिंगरप्रिंट भी अब जल गए। तो पुलिस इसको वेरीफाई नहीं कर पाते है। होमलेस आदमी अपने घर जा रहा होता है, रास्ते में डॉक्टर ली उसको पूछती है क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानते? क्योंकि जवानी के टाइम पे पार्क ने डॉक्टर ली का रेप किया होता है। तो होमलेस आदमी डॉक्टर ली को सच नहीं बताता है, बल्कि उसके साथ बदतमीज़ी करता है और वहाँ से चला जाता है। बट डॉक्टर ली तो यही समझती रहती है ना कि ये होमलेस आदमी पार्क ही है, और वो सोच लेती है कि मैं पहले तो बदला नहीं ले पाई, लेकिन अभी मैं इसे ज़रूर बदला लूँगी। और इसी के साथ एपिसोड 5 की शुरुआत होती है।
और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि होमलेस आदमी ने अपना चश्मा ले लिया है पार्क का और उसकी गाड़ी भी लेके जाता है। और हम जो डिटेक्टिव जो हम देख रहे थे ना, जो हमेशा पीछा कर रहे होते हैं इन सबका, डॉक्टर हॉर्न का, वो उसकी बीवी ने डिटेक्टिव लगवाया होता है। अब स्टोरी थोड़ी बहुत कनेक्शन आपको समझ में आ रही होगी। उसे डिटेक्टिव के पास होमलेस आदमी जो हॉर्न को मार दिया था वो सारा फ़ोटोज़ है। वो फ़ोटो चारों तरफ सर्कुलेट किया जाता है खूनी को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि पार्क यहाँ पर वही चीनी आदमी को फ़ोन किया था और उसे एड्रेस देता है। वहाँ पर वो चाइनीज़ आदमी को बुलाता है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि वही होमलेस आदमी अभी भी चीनी आदमी से मिलने आया है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि दोनों एक्चुअली में फ्रेंड है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो होमलेस आदमी जब जेल में था ना, तब इन लोग की अच्छी दोस्ती हो गई थी और प्रेजेंट टाइम में यंग है जो मर चुकी है। तो ये फ्लैशबैक का पुराना दिखा रहे हैं। तो होमलेस आदमी और यंग दोनों मिलकर के बहुत सारे लोगों को लूटते थे, ऐसे अमीर लोगों को फंसाते थे और फिर एक्टिंग करते थे कि अमीर आदमी से कैसे कैसे वो पैसे निकाल सकें। और इसी तरह ये लोग का यह गेम चल रहा होता है और दोनों इसमें अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे। वही सेम चीज़ वो लोग इधर भी प्लान करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा कुछ अलग हो जाता है। अभी सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं होमलेस आदमी जेल से छुटकर कुछ दिनों बाद वही चाइनीज़ आदमी से मिलता है। तो उनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है कि एपिसोड 1 में जो पार्क ने चाइनीज़ आदमी को कहा था ना कि उसके पिता को मारने के लिए उसको पैसे देना है, तो अब वही चाइनीज़ आदमी होमलेस आदमी को दिखाता है कि ये आदमी मुझे पैसा दे रहा है इसके बाप को मारने के लिए और इसके इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तो हमें इतना पैसा मिलेगा। तो इनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि होमलेस आदमी पार्क को ऑलरेडी जानता था क्योंकि ये दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे। होमलेस आदमी चाइनीज़ आदमी को बताता है कि इस पर बिल्कुल भरोसा मत करो, बहुत ही कमीना आदमी है, ये किसी का भी सगा नहीं है, बाप का तो वैसे भी नहीं है और किसी का तो भूल ही जाओ। ने बताया था कि इसके पापा के इंश्योरेंस अमाउंट 200 मिलियन नहीं 500 मिलियन है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तो दोस्तों ऐसी कहानी कनेक्ट होती है और हम समझ पाते हैं कि एपिसोड 1 में चाइनीज़ आदमी को भला कैसे पता चल गया था कि उसका इंश्योरेंस अमाउंट 200 मिलियन नहीं है बल्कि 500 मिलियन है। चाइनीज़ आदमी और होमलेस आदमी के पार्क के पिता को गाड़ी से उड़ा देते हैं, जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसका विटनेस चाइनीज़ आदमी को देख लेता है। वही सेम बात हम फिर से देखते हैं। चाइनीज़ आदमी ने इन सबको देख लिया था, इसलिए चाइनीज़ आदमी वहाँ पे जल्दी से गाड़ी में बैठता है और वो होमलेस आदमी को बोलता है जल्दी यहाँ से भागो, हमें किसी ने देख लिया है। अब होमलेस आदमी के दिमाग में आइडिया आता है, वह चाइनीज़ आदमी को बोलता है तुम इधर गाड़ी से उतर जाओ और मतलब थोड़ा आगे जाके गाड़ी लेके वहाँ पे उतार देता है और लाश को वहीं सेम ब्रिज पे यंग जहाँ उसको मैसेज करती है। तो प्लान के मुताबिक वो यंग को यहाँ पे बुलाती है बहाने से कि होटल चलना है हम लोग को, और उस रास्ते पे जाते वक्त जानबूझ के उसे सीड्यूस करती है और ब्रिज से लाश फेंक देता है होमलेस आदमी। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि लाश कहाँ से आ गई, पाक के पापा को वहाँ पे मारा था, फिर दफन वहाँ हुए। अब थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे होगे अब स्टोरी। अभी जो करंट आदमी है पार्क, जो होमलेस आदमी पार्क अपना नाम बता रहा है, वो अपना नाम पार्क इसके लिए बता रहा है क्योंकि जो चाइनीज़ आदमी को बुलाया था ना, तो कहानी शिफ्ट होती है पुराने वापस से पहले कहानी शिफ्ट होती है। पार्क को यहाँ पे बुलाता है कि पार्क चाइनीज़ आदमी को अड्डे पे बुलाता है और ये वही अड्डा है जहाँ पे पहले भी मर्डर हो चुका है। तो चाइनीज़ आदमी पार्क को मार के बेहोश कर देता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। इसी बीच में होमलेस आदमी भी इन दोनों के बीच में आता है और होमलेस आदमी को पुलिस खोज ही रहे होते हैं। तो लोगों के पास तो वैसे भी एविडेंस होना कि होमलेस आदमी जो है उसको भी उसका भी फ़ोटो सर्कुलेट कर दिया गया है। तो होमलेस आदमी को एक आइडिया रहता है कि भाई या तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा और मुझे तो कोरिया में ही रहना है। तो वो एक प्लान बनाता है कि वो पार्क की पहचान ही चुरा लेता है, जैसे कि उसे कोरिया में ही रहना पड़ेगा। चारों तरफ वैसे भी पुलिस ढूंढ रही है, इसलिए पार्क की पहचान चुरा के वो चाइनीज़ आदमी पार्क बन के ही रह रहा होता है। और ये प्लान एग्जीक्यूट करते वक्त जो होमलेस आदमी होता है वो चाइनीज़ आदमी को मार देता है और पार्क पे भी आग लगा देता है और बिल्डिंग में चारों तरफ से आग लग जाती है। लेकिन वो खुद भी भाग नहीं पाता है और वो भी ट्रैप हो जाता है उसी आग में। तो बाकी लोग तो मर जाते हैं और ये लेकिन बच जाता है। लेकिन अब ये खुद को पार्क बताता है कि मैं पार्क रहूं। तो हम इस होमलेस आदमी का असली नाम तो अभी तक हमें पता नहीं चला है, तो हम अभी पार्क ही बोलेंगे, होमलेस और पार्क। तो होमलेस आदमी पार्क के घर जाता है और दूसरी तरफ हम डॉक्टर ली को देखते हैं, जो होमलेस आदमी को तो पार्क ही समझ रही होती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि पार्क पहले मर चुका है, ये पार्क की आइडेंटिटी लेके रखा है। वो पार्क को मारने के लिए प्लान बनाती है और उसे ना जानबूझ के कोई ऐसा मेडिसिन दे देती है ताकि वो बेहोश हो जाए।
अब डिटेक्टिव की मदद से वो मेडिसिन का डब्बा चेंज कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होमलेस आदमी को फ़ोन आता है इंश्योरेंस कंपनी से और उसे एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि मरने से जस्ट पहले पार्क के पिता ने अपना बेनिफिशियरी नेम चेंज कर दिया था, यानी कि सारा का सारा पैसा चर्च में जाएगा, ना कि पार्क को मिलेगा। अब होमलेस आदमी को तो गुस्सा आ जाता है कि उसने तो इतनी आइडेंटिटी पार्क की इसके लिए चेंज की है ताकि उसे पार्क के पापा का इंश्योरेंस का पैसा मिले। वो चर्च जाता है और वहाँ जाके चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने मेरे पापा को क्या बहला फुसलाया, उन्होंने ऐसे कैसे नॉमिनी चेंज कर दिया। तभी वहाँ पे डॉक्टर ली भी होती है, वो देख लेती है और उसे कन्फ्रंट करती है कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, मुझे प्यार का धोखा किया, बाद में तुमने मेरे साथ रेप किया। अब होमलेस आदमी काफ़ी इरिटेट हो चुका होता है। वो बोलता है देखो मैडम, मैं पार्क नहीं हूँ, मेरा नाम कुछ और है, तो मुझे नहीं जानती हूँ। पार्क ने आपके साथ क्या किया है मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऑलरेडी जल के मर चुका है। लेकिन डॉक्टर ली इस बात पे विश्वास नहीं करती है। वो सोचती है इसका ज़रूर कोई प्लान होगा, तभी तो वैसे भी कितना कमीना आदमी है ये। सोचती है अगर पार्क ये नहीं है तो ये क्यों आके चर्च के लोगों के पास चिल्ला रहा है कि उसके पापा का पैसा तुम लोगों ने ले लिया है ऐसे करके। तो सोचती है ये पार्क का ही कोई चाल है और अब वो मुझसे बचना चाहता है, इसके लिए अपना नाम अब कुछ और बता रहा है। खैर, अब मेडिसिन का असर होने लगता है उस होमलेस आदमी के ऊपर, तो बेहोश हो जाता है। इसी मौका का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर ली उसे मारने जाती है। तभी उसका जो हॉस्पिटल में एक और डॉक्टर था ना, डॉक्टर कीजू, जो उसको पसंद करता था, वो वहाँ पे आ जाता है और समझाता है कि इन्वेस्टिगेशन में मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। तो ये आदमी मरना तो डिज़र्व करता है, लेकिन तुम इसको मत मारो, नहीं तो तुम फिर जेल जाओगी, फिर क्या ही फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर ली काफ़ी रोती है और उसको मारती नहीं है, उसको छोड़ के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो होमलेस आदमी, उसको थोड़ी देर बाद होश आ जाता है। फिर से वो पार्क के अपार्टमेंट में जाता है, वहाँ चारों तरफ पार्क की आईडी खोजता है, सोचता है कैसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलूँ, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। और पुलिस नहीं तो को शक भी हो चुका होता है क्योंकि उसकी आईडी वेरीफाई नहीं हो रही होती है और वो थोड़ा पुलिस को डाउट हो रहा रहता है। पुलिस तो आ ही रही होती है पार्क के घर के पीछे और ये होमलेस आदमी पार्क के घर से जितनी भी उसकी आइडेंटिटी होती है सब लेके अपना साथ जा रहा होता है। और तभी उसे छानबीन में उसे कवर फ़ोटो मिलता है, यानी वो डॉक्टर ली का कवर फ़ोटो होता है वही। अब उसे फ्लैशबैक याद आ जाता है कि कैसे डॉक्टर ली के साथ तो उसने रेप किया था और ये सब उसने यंग के कहने पे किया था। यंग ही उसको पसंद नहीं करती थी और इसकी वजह से उस सब ने उनका रेप किया था। और अब उसको काफ़ी हँसी आती है सब बातों पे, और हैवान वालों हँसी, मतलब उसको इतना पुराना कांड याद आ जाता है और अब उसको समझ में आता है डॉक्टर ली उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। अब जब पुलिस पहुंचती है ना पार्क के घर पे, तो वहाँ कोई नहीं मिलता, खाली घर मिलता है। दोस्तों, सबको अपने कर्मों का फल यहाँ पे मिलता है। फाइनली वो मोमेंट आ गया है। आपको याद होगा एपिसोड 1 में पार्क को एक डेडलाइन मिली थी 30 डेज़ की, कि अगर उसने पैसा वापस नहीं किया तो उसकी किडनी वगैरह सब बॉडी पार्ट सब बेच दिया जाएगा। और आज वही डे है। वो एक बस स्टैंड पे खड़ा था ताकि वो पार्क की आइडेंटिटी लेके भाग जाए। और ये कौन रहता है, ये वो होमलेस आदमी होता है पार्क की आइडेंटिटी लेके जो जा रहा होता है। लेकिन सबको तो यही लगता है ना कि यही पार्क है, क्योंकि पहले उसने एक्सेप्ट किया था हॉस्पिटल में कि वही पार्क है। तो अब हमें पता चलता है जो डॉक्टर सर्जरी करके लोगों के ऑर्गन्स इन गुंडों को देता है वो कोई और डॉक्टर नहीं, बल्कि वही जो डॉक्टर है जो डॉक्टर ली को पसंद करता है, यानी डॉक्टर कीजू। तो ये उस आदमी का आखिरी दिन था, मतलब डॉक्टर ली का जो दोस्त था डॉक्टर कीजू, यहाँ पे उसका आखिरी दिन था। वो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए इन लोग के साथ लगा हुआ था। वो बोलता है मुझे तो ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट तुम्हारे साथ आज जो मैं करने जा रहा हूँ ना, इसकी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और वो होमलेस आदमी को ज़िंदा रखता है और उसको एनेस्थेसिया भी नहीं देता, और उस ज़िंदा उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स निकालता है और वो आदमी काफ़ी तड़प तड़प के मरता है। ये मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, जिसमें एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर जिनका कोई भी रिश्ता नहीं होता है, बट इनकी ज़िंदगियाँ आपस में टकराती रहती हैं और लाइफ में एंड में सबको सबका कर्मा मिलता ही है। थैंक यू दोस्तों।